हेलो दोस्तों, मैं विपिन सर विपिन मैं चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो रुक्मिणी पब्लिकेशन 2700 प्लस क्वेश्चन वॉल्यूम 2 का कर रहे हैं प्लेटफॉर्म का, तो उसी में हम लोग 1400 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। ठीक, 2700 प्लस जो क्वेश्चन है तो उसमें हम 1400 से आगे हम लोग को देखना है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। 1400 से आगे देखते हैं। अगर 1400 वीडियो आप नहीं देखें, टोटल क्वेश्चन आप नहीं देखें, उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में सभी वीडियो डले हुए हैं। आपका लगभग 60 वीडियो है, तो 60 वीडियो डले हुए हैं। वहाँ से जाकर आप एक एक दिन डेली एक वीडियो देखिए और अपना पीछे का जो छूटा हुआ है उसे कवर करिए। ठीक, आइए हम लोग शुरू करते हैं आगे। अगला 1401 नंबर से शुरू करते हैं। देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म का बुक है ना, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसे कर लीजिएगा तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आपको तो ये सबसे पहले आइडिया हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो प्रीवियस क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे एग्जाम का आइडिया मिलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 1401 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 1401 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 26 और 182 का लघुत्तम समापवर्तक 338 है, तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आपके छोटा सा एक्सप्रेशन आपको बताए थे कि LCM गुणे HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल, ये बात बताए थे आपको। ठीक, संख्याओं का गुणनफल, LCM और HCF को गुणा करेंगे तो संख्याओं के गुणनफल के बराबर हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें दिया हुआ है कि LCM दे दिया है हमें 338 और HCF निकालना है। ठीक, HCF निकालना है, पता नहीं है। और पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या 182 है। ठीक, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए आराम से आप कर लीजिए। देखिए ये कट जाएगा यहाँ से, एक 26, 13 दूना 26 कर लेते हैं। 13 दूना 26 और 13 छक्के 78 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 से घटाते हैं तो 13 और 13 से ये भी कट जा रहा है। 13 कम 13, 13 चौके 52, यानी कि जो HCF है ना वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक, जो HCF है हम लोग का कितना आंसर हो जाएगा, 14। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा। बात क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1402 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक, 1402 नंबर कह रहा है कि ऐसे सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 6 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, नोट करके आप इस बात को लिख लीजिएगा कि घनाभाकार कमरा हो या घनाकार कमरा हो, उसमें सबसे बड़ी छड़ जो रखी जा सकने वाली है वो उसके विकर्ण होती है। विकर्ण ही सबसे बड़ी छड़ होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ घन है, सभी भुजा बराबर है, तो ये क्या है, घन है। तो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण बराबर उसका जो डायगोनल होता है, विकर्ण बराबर √3a हो जाता है। कितना हो जाता है, √3a हो जाता है। तो आराम से इस पर रख लीजिए। देखिए √3 और गुणे 6, 6 इसका भुजा है तो कितना हो जाएगा, 6√3 मीटर लंबा जो होगा यही छड़ होगा या खंभा होगा जो उस कमरे में रखा जा सकता है। सबसे बड़ा जो विकर्ण होगा, इससे बड़ा अब छड़ उसमें नहीं हट सकता है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो भी घनाभाकार हो या घनाकार हो, उसमें सबसे लंबा जो छड़ रखने वाला लंबाई होता है वो कितना होता है, विकर्ण के बराबर होता है। तो ये हम लोग का विकर्ण 6√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 1403 देखिए क्या कह रहा है। 1403 बोला है कि राधा और सुधा का वेतन का अनुपात, देखिए राधा और सुधा का वेतन का अनुपात यहाँ से कितना दिया हुआ है, 6:7 दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि यदि दोनों के वेतन में प्रत्येक में 3000 रुपये बढ़ा दिया जाता है, इसमें अगर 3000 रुपये प्लस कर दिया जाता है, तब जो ये वेतन का रेशियो हो जा रहा है 8:9 हो जा रहा है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है। कैसे, ये घटा रहे हैं ना, तो यहाँ दोनों बराबर मिल रहा है, 2:2 मिल रहा है। और इसी 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3000 रुपये दिया हुआ है। 3000 घटा रहे हैं तो इसी 2 यूनिट का वैल्यू 3000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 1500 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा है, देख लीजिए, राधा का पूछा है कि सुधा का पूछा हुआ है। कह रहा है कि तो सुधा का वेतन कितना है। देखिए सुधा का वेतन ही 7 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 1500 है तो 7 यूनिट का वैल्यू 15 7 105 हो जा रहा है, 105 और इस पे 2 जीरो हो जा रहा है, यानी कि 10,500 रुपये जो है क्या हो जाएगा, तो ये सुधा का वेतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही राधा का पूछता तो 6 का वैल्यू निकाल लेते, 9000 रुपये हो जाता। ठीक, तो आराम से हम लोगों ने कर लिया। चलिए आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, यहाँ से हम लोग का पूछा हुआ था सुधा का, तो इसको निकाल लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1404 में एक वेन डायग्राम बना हुआ और वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। देखिए वेन डायग्राम में क्या कह रहा है कि दिए गए आरेख में कॉलेज में 77 छात्र हैं और वे 3 खेल खेलते हैं। इसमें तीनों खेल के बारे में दर्शाया गया है कि ए खेल खेलता है, ये बी है
और ये सी है, ठीक। 3 प्रकार का खेल है। यहाँ दिया हुआ है केवल ए में 13, यहाँ 12 दिया हुआ है, यहाँ भी 12 दिया हुआ है, और यहाँ देखिए 15, 5 और यहाँ 10 दे दिया, ठीक। अब हमें पूछा क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि वैसे छात्रों की संख्या कितनी है जो सी और ए खेलना पसंद करते हैं परंतु बी नहीं करते हैं, ठीक। यानी कि जो ये बी वाला गेम है ना, ये टोटल बी वाला है, तो इसमें नहीं आना चाहिए। और बोला है कि सी और ए पसंद करते हैं, यानी कि ए पसंद करने वाले 13 हैं और सी पसंद करने वाले 10 है, तो इसी दोनों को जोड़ लेना है, तो कितना हो जाएगा 13, 10, 23 हो जाएगा। यानी वैसे छात्रों की संख्या जो सी और ए पसंद करते हैं लेकिन बी नहीं करते हैं, कितना है, तो 23 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमें पूछा हुआ था कि बी छोड़कर जो शेष खेल पसंद करते हैं ए और सी, उनका योग पूछा हुआ था, और मतलब दोनों को जोड़ देना है, ठीक। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आसान सा क्वेश्चन था। कह रहा है कि 10 मीटर की एक सीढ़ी जमीन से 6 मीटर की ऊंचाई पर खिड़की तक पहुंचती है। एक दीवार है, देखिए ये दीवार है, तो ये 6 मीटर ऊंचाई पर एक सीढ़ी पहुंचती है, ठीक। ये सीढ़ी है जिसकी लंबाई 10 मीटर है और 6 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पहुंचती है। तो क्या पूछा हुआ है, सीढ़ी के निचले भाग और दीवार के बीच की दूरी, ये सीढ़ी के निचले भाग और दीवार के बीच की दूरी ये हमें पूछ रहा है। तो आपको ट्रिपलेट पता होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि 8, 6, 10 होता है। अगर 6 या 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। ट्रिपलेट से आराम से निकाल लेंगे। ट्रिपलेट नहीं भी पता है तो कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ, आधार क्या हो जाएगा, √10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, यानी कि 100 में से 36 घटा दीजिए, 64, 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये आसान सा क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आम के मूल्य में 20% की कमी होने के बाद एक व्यक्ति 15 रुपए में 12 आम अधिक खरीद सकता है, तो कमी से पहले आम का मूल्य। अब एक बात यहां से ध्यान रखना है कि जो मूल्य और खपत का जो रिलेशन होता है ना, खपत और मूल्य एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं, उल्टा होते हैं। कैसे होता है, थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए, इस पे क्वेश्चन बहुत आएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सी थोड़ा सा एक बात है, इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि चीनी का मूल्य हम मान लेते हैं 40 रुपए है, ठीक। और आपके पास जो खर्च करने के लिए पैसा आपके पास 200 रुपये है, ठीक। तो आप कितना खपत, कितना खरीद पाइएगा इस चीनी को, कितना केजी, तो 5 केजी, जाहिर सी बात है। 200 रुपये है आपके पास, 40 रुपये पर केजी है, तो कितना खरीदिएगा, 5 केजी। अगर यही मूल्य बढ़कर 50 रुपये हो जाए और आपके पास 200 रुपये है, तब कितना खरीद पाइएगा, तो 4 केजी खरीदिएगा। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मूल्य में वृद्धि हुआ तो खपत में कमी हो जा रहा है। ये मूल्य और खपत एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं, ये उल्टा रिलेशन। देखिए यहाँ 4-5 का है तो इधर 5-4 का हो जा रहा है। अगर यही चीज अगर मूल्य में यहाँ पे कमी आ जाए, 20 रुपए हो जाए, तब आप 200 रुपए में कितना खरीद पाइएगा, 10 केजी खरीद पाइएगा। यानी कहने का मतलब ये जो मूल्य और खपत जो होता है एक दूसरे के इन्वर्सली होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी से हम बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप का बना लेंगे। कैसे बनेगा, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसानी से कर लेंगे हम लोग। यहाँ बोला है कि आम के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। देखिए पहले मूल्य क्या था, मान लेते हैं 100 था, अब 20% कम हो गया तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी कि इसका रेशियो क्या हुआ, 5:4 हो गया, ठीक। तो जो इसका खपत का रेशियो होगा, अभी बताए थे आपका कि इसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक। ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ 4 और ये 5 का रेशियो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि पहले 4 खरीदता था, अब 5 खरीद रहा है। यानी कि कितना अधिक खरीद रहा है, 1 अधिक खरीद रहा है। और क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि 15 रुपए में 12 आम अधिक खरीद रहा है, तो इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 12 आम दिया हुआ है, ठीक है। खपत से हम खपत की तुलना करेंगे, देखिए खपत 1 का वैल्यू 12 आम दिया हुआ है। अब क्या बोला है, देखिए अगर पहले वाला पूछे तो इसमें इसका वैल्यू रख देंगे, 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, और बाद वाला पूछेगा तो 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या पूछा हुआ है, कह रहे कमी से पहले आम का मूल्य क्या था, तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 12 आम है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 48 आम हो जाएगा, ठीक। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति 15 रुपए में 48 आम खरीदता था, तो मूल्य क्या हो जाएगा, आम का मूल्य क्या हो जाएगा पहले वाला, तो ये 15 रुपए में अगर कोई 48 आम खरीदता है तो 1 आम का हमें मूल्य निकल जाएगा आराम से। और जो ऑप्शन दिया सब पैसा में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसे 100 से गुणा कर लेंगे पैसा में बनाने के लिए। अब कटा दीजिए, देखिए ये कर लेते हैं, तो आपका 4 से कटा लीजिए तो ये 12 हो जाएगा, ये 4 से 25 हो जाएगा, 3 चौके 12 और 3 5 15, 25 5 125/4 हो जा रहा है, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका, इसे बदल लेंगे तो 4 3 12, 4 एकम 4,
4 दूना 8, 9 10 4 5 20, यानी कि 31.25 पैसा हो जाएगा। ये पैसा प्रति आम हो जाएगा। एक आम का मूल्य आपने कितना निकाल लिया, पहले वाला है, ये घटने से पहले का जो मूल्य है 31.25 पैसा प्रति आम हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर पूछता है ये चीज कि बाद वाले का मूल्य क्या होगा, तो यहाँ 5 यूनिट का वैल्यू निकालते। 1 यूनिट का वैल्यू, तो 5 यूनिट का वैल्यू 60 हो जाता, 12 25 60, तो 15 में हम 60 से भाग देते। बात क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक, कौन पूछ रहा है, बाद वाला पूछ रहा है पहले वाला? अगर बाद वाला पूछेगा तो बाद वाला खपत निकालेंगे, पहले वाला पूछेगा पहले वाला, और रुपये में इस खपत से भाग दे देंगे, मूल्य हमारा निकल जाएगा। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत मिलेगा आपका, बहुत पूछा हुआ भी है। सबसे आसान तरीका यही है आपका, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच सबसे आसान है। इस टाइप का जितना क्वेश्चन हो सब बना लीजिएगा, कवर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर है ये, 1407 बोला हुआ है कि AB और CD वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारों पर 2 समानांतर जीवाएं हैं। यहाँ ज्या लिख दिया, उसको जीवा बना लीजिएगा। वृत्त के केंद्र से विपरीत दिशा पर 2 जीवा है यहाँ पे। ठीक, जैसे ये केंद्र हो गया, तो एक इधर AB जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और जो CD जीवा है इसकी लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक, ये बात बोला हुआ है, ये 24 है, ये 10 है। ठीक, अब हमें क्या कह रहे हैं कि यदि इसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। देखिए एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, कि अगर केंद्र से जीवा पे अगर लंब डालते हैं ना, तो ये जीवा को 2 भागों में बांटता है। ये थ्योरम ही है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इधर ये 5 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। मान लीजिए ये O सेंटर है, तो OM हम लंब डाल देते हैं, तो OM लंब डाले हैं तो ये 5 5 2 भागों में बांट देगा। और अगर ON यहाँ इस जीवा पे लंब डाल लेते हैं ON, तो ये 24 को 12 12 में बांट लेगा। ये 12 हो जाएगा, इधर भी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। थ्योरम याद रखिएगा कि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 भागों में बांटता है। अब तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये हम लोग का त्रिज्या जो दिया हुआ है, इधर से मिला है चाहे इधर मिला है, कहीं भी त्रिज्या हमेशा सेम रहता है। 13 13 दिया हुआ है। ठीक, तो अब आपको देखिए समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट से पता है कि 5 12 13 होता है। अगर ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा, O से M की दूरी ये 12 हो जाएगा। इधर बात करते हैं, ये 13 है, ये 12 है, तो ये O से N की दूरी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि टोटल दोनों जीवाओं के बीच की दूरी NM कितना हो जाएगा, NM इक्वल टू 5 और 12 हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। यही हमें पूछ रहा था, ये आराम से हम लोगों ने निकाल लिया। तो बहुत आसान सा चीज़ है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। कभी कभी ये जीवाएं एक ही ओर भी रहता है, दोनों जीवा एक साइड ही रहता है, कभी केंद्र से विपरीत दिशा में भी रहता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आराम से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रिपलेट से निकाल लेंगे। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन आएगा इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बोला हुआ है कि 56 और 84 दोनों का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा। नहीं, यहाँ पे पूछा सीधा सीधी अगर कहे तो हमें HCF पूछ रहा है। ठीक, किसका किसका, तो 56 और 84 का पूछ रहा है। ठीक, तो इसका HCF आप आराम से निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा फैक्टर 14 हो जाएगा। HCF निकालने के लिए बताया भी है आपको तरीका, क्या करते हैं। देखिए HCF हमेशा अंतर से बड़ा नहीं होता, अंतर से छोटा ही होता है। जैसे इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ 1 मिनट सॉरी, 14 में से 6 जाएगा 4 5 6, हाँ सही है, 8 हो जाएगा। और यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2। ये दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया ना कि 28 से बड़ा HCF नहीं होगा। अगर ये दोनों संख्या 28 से कट जाती तो यही HCF हो जाता। देखिए कट रही है, 28 दूना 56, लेकिन ये नहीं कट रही है। ठीक, 8 चौके 32, 4 में ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक, तो 28 से नहीं कटे तब इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे। सबसे छोटा एक फैक्टर तोड़ते हैं जो 2 से और 14 से कर लेते हैं। सबसे छोटा एक अभाज्य संख्या रहनी चाहिए। और 14 से कटा के देखिए, 14 चौके 56, 14 छक 84, यानी कि ये 14 जो हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आसान सा क्वेश्चन था, HCF निकाल देना था। जिस विधि से भी आपको आता है आराम से निकाल लीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है। इसका हमें कह रहा है ना कि 65/x-14 में बोला हुआ है कि x का न्यूनतम मान क्या होगा जो एक पूर्णांक बनाता है, इस चीज़ को एक पूर्णांक बनाता है। ठीक, x का मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ है। थोड़ा ऑप्शन से भी इसमें ध्यान देना होगा। एक -51 है, 79 है, 1 है और -1 है। देखिए पूछा हुआ है ना कि सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्णांक क्या है। x का न्यूनतम मान पूछा हुआ है जो एक पूर्णांक बना लेता है। तो सबसे इसमें छोटा क्या है, -51 है ना, इसमें पहले रख के देख लेंगे। अगर x की जगह हम -51 रखते हैं तो देखिए क्या आ जा रहा है, ये 65 और बट्टा -65 आ जा रहा है। ठीक, तो कट कर सॉरी
ये 65,000 है, तो ये कट कर कितना आ जाएगा -1, और -1 एक इंटीजर है, पूर्णांक है। पूर्णांक जो है माइनस जो निगेटिव संख्या होती है, पॉजिटिव संख्या होती है, जीरो भी इंक्लूड होता है। तो यानी कि इसमें सबसे छोटा मान 51 है x का, कि जो रखेंगे तो इसका वैल्यू एक क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, जो कि -1 आ रहा है। लेकिन हमें पूछा है कि इसका x का वैल्यू पूछा था, तो ये कितना हो जाएगा, -51 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले ऑप्शन से हम रख कर देख लेंगे। सबसे छोटा पहले ऑप्शन रखेंगे, अगर ये इंटीजर में नहीं आता, दशमलव में आ जाता, तो फिर हम दूसरा ऑप्शन रखते हैं जो कि सबसे छोटा -1 है। लेकिन इसी से पकड़ में आ गया कि इंटीजर आ जा रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह क्वेश्चन को बाय ऑप्शन सबसे आसानी से कर लेते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आइए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1410 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में टाइप हो गया, हालांकि इसमें कुछ नहीं है। देखिए एक बार पढ़ लीजिए। बोला हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 36 मीटर टॉल टावर फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ ए वुमेन ऑन द ग्राउंड वाज 60 डिग्री। शी walked away from it such that the foot of the tower, her initial position and her final position were all in a straight line. The angle of elevation of the top of tower from her final position is 30 degree. How much did he, देखिए कह रहा है इसमें, इसको समझ जाइए कि एक टावर है जिसकी ऊंचाई 36 मीटर है। ठीक, ये दिया हुआ हमें कि ये 36 मीटर ऊंचा है, और एक औरत है ग्राउंड पे, ये मान लीजिए ग्राउंड है। ठीक, यहाँ से ये एक औरत है ग्राउंड पे, जिसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी जो इसका उन्नयन कोण बन रहा है, वो उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक, ये बोला हुआ है कि एक पोजीशन पे ये इनिशियल पोजीशन पे है, और यहाँ से इस टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब बोल रहा है कि इस टावर से ये दूर जा रही है, औरत दूर जा रही है, इसी सीधी लाइन में इधर दूर जा रही है, और कुछ दूरी पे चलने के बाद उसका उन्नयन कोण यहाँ 30 डिग्री हो जा रहा है। जो फाइनल पोजीशन है यहाँ पे ये कितना डिग्री हो जा रहा है, तो यहाँ 30 डिग्री हो जा रहा है, ये 30 डिग्री हो जा रहा है। तो यही पूछा है हमसे कि ये कितना दूरी यहाँ पे तय की, ये दूरी पूछ रहा है हमें कि कितना दूरी तय की, ये पूछा हुआ है। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको एक चीज पता होना चाहिए। आपको बताए थे कि 30-60 वाले कंडीशन में क्या होता है। मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री रहेगा, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर 30 है तो इसके सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और ये 2 हो जाता है। ठीक, ये रिलेशन आपको पता होना। अगर नहीं पता होगा तो ये जान जाइए, इस तरह से होता है। रेशियो क्या होता है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, और हमेशा जो है 30 के सामने का ये √3 गुना होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए अब इस बात में आइए, यहाँ से देखिए पहले छोटे वाले त्रिभुज में हम लोग देखते हैं। अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ कितना बनेगा, ये 30 डिग्री बनेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये छोटा वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो 60 के सामने अगर 36 है तो 30 के सामने यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 36/√3 हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ 36/√3 क्यों, क्योंकि ये जो 30 वाला है ना, ये अगर इसका कहे तो 1/√3 गुना है, और 60 वाला इसका √3 गुना है। यानी कि इसका √3 गुना करिएगा तो ये मिलेगा, इसका 1/√3 करिएगा तो ये मिलेगा। ठीक, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कोई इसमें tan लगाने की जरूरत नहीं है। ये कितना हो गया, 36√3 हो गया। अब आइए बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं। ये बड़े वाले त्रिभुज में अगर ये 30 डिग्री है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 30 के सामने वाला अगर ये 36 है तो इस 60 के सामने ये पूरा आ रहा है ना, तो ये पूरा ये कितना हो जाएगा, तो 36√3 हो जाएगा। 36√3 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अगर ये 30 के सामने 36 है तो ये पूरा 60 है, तो इसके सामने यहां से यहां कितना हो जाएगा, 36√3। तब हमें x पूछा हुआ है, x निकाल लेंगे आराम से। 36√3 में से 36/√3 घटा लेंगे, तो ये कितना दूरी तय की, इधर हम निकाल लेते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ दिख तो रहा है ना, सही है। x बराबर ये टोटल 36√3 है, इसमें से हमें 36/√3 घटा लेना है। 36/√3 घटा लीजिए, तो ये देखिए 36 3 से गुणा हो जाएगा। 108 में से आप 36 घटाइएगा तो कितना हो जा रहा है, 72 हो जा रहा है। ठीक, 108 में से 36 72/√3 हो जा रहा है। अब इसको करेंगे, एक घटा देंगे तो 24 3 72, यानी कि 24√3
मीटर आ जाएगा। ये कितना दूरी तय करी थी, तो यहाँ से यहाँ जो x निकला है कितना निकला है 24√3 मीटर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। अगर ये आप फिगर बना लिए और ये रेशियो पता है तो इसमें कोई tan ऑन लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए रेशियो पता है, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, तो यहाँ 60 के सामने अगर 36 है तो 30 के सामने 36/√3 हो जाएगा। अब बड़े वाले त्रिभुज में आते हैं तो 30 के सामने 36 है तो ये पूरा 60 हो जाएगा, इसके सामने 36√3, तो हमें x निकालना है। 36√3 में से 36/√3 घटा लिए, ये पूरा में से इतना घटा लेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा जो कितना आ रहा है 24√3, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, तो रेशियो से आराम से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए ग्राफ से रिलेटेड है। ठीक, इसमें आरेख दिया हुआ है, ग्राफ कर रहा है कि निम्नलिखित बार ग्राफ में 10 वर्षों में कंपनी XYZ द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटर की जानकारी दी गई है। पूछ रहा है कि वर्ष 2010 से 14 के दौरान किस वर्ष अधिकतम बिक्री हुआ। तो देखिए सबसे ज्यादा जो है बड़ा जो है ग्राफ किसका है, तो 2014 का है। 10 से 14 में हमें देखना है, तो 2014 में बेचा गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक, केवल ग्राफ देखिए और आंसर तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि 2014 का ग्राफ सबसे बड़ा है तो उसी में सबसे ज्यादा बिक्री हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 12 नंबर कि द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल, एक आयत है, एक आयत रेक्टेंगल है, इसमें बोला हुआ है कि इसका जो बीमा है डायमेंशन यानी कि भुजाएं जो दी गई है लंबाई चौड़ाई, तो अगर है गिवन करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर। देखिए ये जो 26 दिया हुआ है, लंबाई 26 दिया हुआ है, चौड़ाई 14 मीटर दिया हुआ है, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कह रहा है कि नियरेस्ट इंटीजर दिया हुआ है, यानी कि इससे कम कुछ था। मान लीजिए कि हो सकता है कि ये 25 दशमलव कुछ रहा होगा, उसे ये इंटीजर लगभग मान लीजिए। ठीक, 25 दशमलव मान लीजिए 7 रहा होगा, 8 रहा होगा, तो इसे 26 मान लिया, ये भी कम रहा होगा, कितना हो रहा होगा, मतलब ये नियरेस्ट मान है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो आपको पता होगा कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी कि जो आयत होता है इसका पेरीमीटर परिमाप बराबर क्या होता है 2 × L+B हो जाता है। ठीक, तो ये मान रख देंगे और इससे हमें नियरेस्ट मान देख लेंगे क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ से 2 × L+B ये कर लेंगे तो 26 14 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि 40 दूना 80 आ रहा है। तो अभी आपको बताए थे कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये 80 के नजदीक आएगा। तो इसके नियरेस्ट वैल्यू देखिए, सबसे नियरेस्ट वैल्यू क्या है 78 है, यहाँ डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये डी इसलिए हो रहा है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू दिया रहता तब जाकर के 80 मीटर आ जाता, लेकिन ये नियरेस्ट वैल्यू दिया है इसीलिए हम लोग 80 के नजदीक ढूंढेंगे। तो 80 के नजदीक वैल्यू क्या है 78 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। अगर एग्जैक्ट वैल्यू दिया रहता तो इसका 80 मीटर होता, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, लेकिन बी नहीं होगा क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू दिया है, इसीलिए 78 हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, इसमें हमें बोला हुआ है कि ABCD का मान निकालना है और इसमें इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है। देखिए 8 दिया हुआ है, 6 7 5, इसमें से हमें घटा देना है A B 4 9, तो हमें क्या मिल रहा है ये भी दिया हुआ है। यहाँ से कह रहा है कि 4 8 C D मिल रहा है। ठीक, तो ये बोला हुआ है ना कि ABCD का आपको वैल्यू निकालना है, तो बहुत आसान चीज़ है। देखिए तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये सब कुछ दिया हुआ है, ABCD का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 15 में से ये कैरी लेगा क्योंकि ये बड़ा है, ठीक, कैरी लेगा तो 15 हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा, D का वैल्यू हम लोग का 6 हो जाएगा, क्योंकि 15 में से 9 जाएगा 6। ये एक हासिल दे दिया है तो यहाँ कितना बच गया 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी C का वैल्यू कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब इधर आइए, देखिए 6 में से ये B जो है इससे कम नहीं होगा, क्योंकि 6 से कम होगा तो यहाँ कम मान आना चाहिए, 8 दिया हुआ है, इसका मतलब ये कैरी लेगा और 16 में से कितना घटाए कि 8 आ जाए, यानी कि 8 घटाना होगा। यहाँ 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि B का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। अब यहाँ बच गया 7, तो 7 में से आप कितना घटाएंगे कि 4 आ जाएगा, तो 3 घटा देंगे, यानी कि A का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना आ जा रहा है आपका आंसर, तो 3 8 2 6, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात क्लियर, सिर्फ हमें ये घटाते चल जाना है, कैरी कम हो, नीचे वाला ज्यादा हो तो कैरी लेते रहना है, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 8, C 2 और D 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है, यहाँ पे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 14 के बाद डॉलर दिया है, डॉलर का अर्थ क्या है हमें +3, एट द रेट का अर्थ गुणा है, गुणे 2,
और हैश का अर्थ माइनस दिया है 45, और उसके बाद देखिए कि स्टार का अर्थ क्या है, डिवाइड, भाग दिया हुआ है, और ये 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है। यहाँ भाग सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 5 9 45, ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ गुणा कर लेते हैं, तो 3 दूना 6, 6 - 9 और ये 14 हो जा रहा है। तो 14 + 6 20, 20 में से 9 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 11 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमें बोला है कि एलसीएम निकालना है 3/20, 9/10, 6/5। इसका बोल रहा है ना कि एलसीएम आप निकालिए। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन पीछे आया हुआ है। अगर फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होगा तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ कर लेंगे। तो देखिए 3, 9 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 3 का, 9 का, 6 का एलसीएम 18, और 20, 10, 5 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, यानी 18/5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पूर्णांक में दिया है तो तोड़ लीजिए, 5 3 15, 3 18/5, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 3 पूर्णांक 3/5, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक, तो आसान सा क्वेश्चन था। जो चीज़ पूछे वो अंश का निकालेंगे, उसके विपरीत हर का निकालेंगे। अगर एचसीएफ कहेगा तो अंश का एचसीएफ बट्टा हर का एलसीएम, एलसीएम बोलेगा तो अंश का एलसीएम बट्टा हर का एचसीएफ। बात क्लियर, ऐसा क्वेश्चन पीछे आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 16 बोला हुआ है, ये भी आसान क्वेश्चन है। बोला हुआ है कि 25 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं। M1 D1 लगा दीजिए, 25 आदमी 12 दिन में करते हैं। तो अब क्या बोला हुआ है यहाँ से, तो उसी काम को 15 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे, 15 आदमी, और ये हमें D2 पूछा हुआ है। D2 हमें नहीं पता है कितने दिन में करेंगे, तो कटा दीजिए बस। देखिए 5 3 15, 5 5 25, 3 चौके 12, यानी कि D2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ से 5 चौके 20 दिन आ जाएगा। ठीक, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 20 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 17 है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। बोला हुआ है कि सुनील और गोपाल एक व्यापार में साझा करते हैं। सुनील जो है 20,000 रुपये लगाता है। देखिए सुनील जो है कितना हज़ार रुपये लगाया, 20,000 रुपये लगाया, और ये 9 महीने के लिए लगा रहा है। और गोपाल के बारे में बोला है कि गोपाल जो है 30,000 रुपये लगा रहे हैं, और ये कितने दिन के लिए, तो 12 महीने के लिए ये लगा रहा है। ठीक, अब बोला है कि 60,000 रुपये के कुल लाभ में सुनील का हिस्सा कितना होगा। देखिए कभी भी एक गुणा में इसलिए लिखे हैं कि जो लाभ का जो रेशियो बढ़ता है ना, अगर 2 3 4 आदमी, जितना भी आदमी हो, व्यापार शुरू करते हैं तो इनका जो लाभ बढ़ता है ना, लाभ, तो लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणे समय। ठीक, पूंजी गुणे समय के रेशियो में बढ़ जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, कि लाभ का जो रेशियो बांटा जाता है वो किस में बांटा जाता है, पूंजी गुणे समय। तो यहाँ पूंजी गुणे समय, पूंजी गुणे समय, इसी रेशियो में इनका लाभ बढ़ जाएगा। तो देखिए कटा दीजिए, यहाँ से 4 0 से इसका 4 0 खत्म, 3 3 के 9 कट जा रहा है, और 3 चौके 12 हो जा रहा है। यानी क्या रेशियो आ जा रहा है, फिर 2 से कट जा रहा है, 2 दूनी के 4, तो 1:2 के रेशियो में बढ़ जाएगा। यानी कि 2 1 3 हो गया, 3 हो गया इधर, और इधर कितना लाभ हुआ है, टोटल 60,000 रुपये लाभ हुआ है। तो जब 3 का वैल्यू अगर 60,000 हो गया तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 20,000 रुपये हो जाएगा। देखिए हमको किसका पूछा हुआ है, अगर गोपाल का पूछेगा तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालना होगा, अगर एस का पूछेगा, किसका, सुनील का, तो हमें 1 यूनिट का। तो किसका पूछा हुआ है, यहाँ से कह रहे हैं कि लाभ में सुनील का हिस्सा कितना होगा, तो ये एक ही है, अर्थात 1 का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग का, 20,000 रुपये। तो यही सुनील का हिस्सा हो गया, 20,000 रुपये उसमें होगा। अगर यही गोपाल का पूछता तो 20 दूना 40,000 रुपये हो जाता। ठीक, तो सुनील का 20,000 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 हो गया, उसके बाद 18, सिंपल एक क्वेश्चन है, पूंजी गुणे समय। 18 है ये। 18 क्या कह रहा है, देखिए कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर निधि समय या निर्धारित समय से 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, और 39 किलोमीटर की गति से चलने पर 2 मिनट देरी से पहुंचता है। तो कुल कितनी दूरी तय करना, आपको बताए थे। देखिए ऐसा हम लोग टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन देख चुके हैं। ऐसा टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 में देखे हैं। पार्ट 2 आप जाकर देखिएगा, 3 वीडियो अभी तक टाइम एंड वर्क का डला है, उसका अगला वीडियो भी आने वाला ही है कुछ दिन में। तो ये टाइम एंड वर्क का अगर डिस्टेंस सेम रहे, बताए थे आपको कि अगर दूरी समान हो तो जो चाल का रेशियो होता है समय का रेशियो का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ देख लीजिए डिस्टेंस सेम है तो इन लोग का स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो है, एक का 42 और ये कितना है 39 है। ठीक, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा।
टाइम यहाँ ऊपर 39 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब कटा दीजिए, देखिए 13 मिनट में कट जा रहा है 3 से, और ये कितना हो जा रहा है 14 मिनट में कट जा रहा है। यानी इधर कितना समय का अंतर है 1 यूनिट का, और उसमें देख लीजिए समय का कितना अंतर है। पहले 3 मिनट पहले, मान लीजिए कि 3 मिनट पहले पहुंच रहा था, उसके बाद 1 मिनट देर से पहुंच रहा है, तो ये दोनों की गैपिंग कितनी है, इधर 3 मिनट पहले 1 मिनट देर से, तो 3 एक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए 1 मिनट, 3 मिनट पहले पहुंच जाता था, 39 की चाल से चलता है तो 2 मिनट देर से पहुंचता है, 2 मिनट, तो ये 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस 1 यूनिट का वैल्यू, इधर समय का अंतर कितना है 5 मिनट दिया हुआ है, ठीक। तो किसी का भी वैल्यू निकाल लीजिए, मान लीजिए हम 14 यूनिट का निकाल लेते हैं तो 14 5 70 मिनट आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 70 मिनट में पहुंच रहा है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। 39 गुणे ये 70 मिनट में है तो घंटा में करने के लिए 60 से भाग दे देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटा लीजिए, 3 दूना 6, और ये 3 से 13 मिनट में चल जाएगा। 13 शते 91/2 हो जा रहा है, यानी 2 चौके 8, 2 पचे 10, 45.5 किलोमीटर की दूरी तय किया गया। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ से। ये हम लोग क्वेश्चन पढ़े हुए हैं कि अगर डिस्टेंस सेम रहे तो जो स्पीड का रेशियो होता है टाइम उसका उल्टा हो जाता है। इधर टाइम का गैपिंग 1 है और इधर 5 है, 1 का वैल्यू 5, तो किसी का भी ले लेंगे, इससे भी निकाल सकते हैं। 14 का वैल्यू 70 हो जाएगा, तो 39 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 70 मिनट में पहुंच रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, तो 45.5 किलोमीटर, ठीक। अगला क्वेश्चन आइए, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 19 हम लोग का बोला हुआ है कि एक त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC की बात कर रहा है, जैसे बोला है वैसे हम फिगर बना लेते हैं, ठीक। एक त्रिभुज ABC में कह रहा है कि BC CA और AB के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है। देखिए BC का मध्य बिंदु D है, यहाँ पे इसका मिडिल पॉइंट D है, ठीक। BC का मध्य बिंदु D, CA का जो है मध्य बिंदु E है, इसका मध्य बिंदु E है, और AB का मध्य बिंदु क्या है F है, ठीक। यहाँ से बोला हुआ है कि मध्य बिंदु F है, तो DE और BE एक दूसरे को X पर काटते हैं। देखिए बोला हुआ है कि DE, हमें बोला हुआ है कि BE और DF, ये जो B से E को हम मिलाते हैं और D से F को मिलाते हैं तो ये X बिंदु पर करते हैं। ये किस बिंदु पर करते हैं, X बिंदु पे। और उसके बाद कह रहा है कि DE और CF Y पे कट रहे हैं। DE को मिलाइए, यहाँ से ये DE को मिला रहे हैं और ये CF को मिला रहे हैं, तो ये किस बिंदु पे कट रहे हैं, यहाँ पे Y बिंदु पे कट रहे हैं, ठीक है, और ये X बिंदु पे कट रहे हैं। तो हमें पूछा क्या है, यहाँ से कह रहा है कि XY का मान क्या होगा। ये XY का वैल्यू पूछा है क्या होगा, और किसके संदर्भ में पूछा हुआ है, तो BC के, इस BC के संदर्भ में पूछा हुआ है, ठीक। कि XY का वैल्यू क्या होगा, इधर लिख देते हैं। XY का वैल्यू जो है हमें पूछा हुआ है कि BC के संदर्भ में क्या होगा। तो देखिए एक थ्योरम है थेल्स पर में, आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, जैसे मान लीजिए ABC एक त्रिभुज हुआ, तो ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है। अगर ये DE पॉइंट है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि DE = हाफ ऑफ BC हो जाता है, ठीक। ये थेल्स पर में आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के आधी होती है और पैरेलल भी होती है, ठीक। ये चीज़ थेल्स पर में से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से देखिए ये BC के मध्य बिंदु को ये मिला रही है, ठीक। EF जो है मध्य बिंदु को मिला रही है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि EF = कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ BC हो जाएगा, ठीक। ये BC/2 हो जाएगा थेल्सफल में अकॉर्डिंग। अब देखिए ये छोटे त्रिभुज में यहाँ जब आइएगा तो ये छोटे त्रिभुज में XY भी क्या है, तो इसकी इन दोनों भुजाओं का मिडिल पॉइंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि XY बराबर क्या हो जाएगा, XY = तो ये EF का आधा हो जाएगा, किसका, तो EF का हाफ ऑफ EF हो जाएगा। XY = हाफ ऑफ EF हो जाएगा, ठीक। ये हम लोग निकाल लिए कि ये छोटे वाले त्रिभुज में XY = हाफ ऑफ EF हो जाएगा, ठीक। तब यहाँ से अगर इस EF के जगह हम रख देते हैं BC, तो ये XY कितना हो जाएगा, XY = 1/2 और फिर 1/2 BC रखेंगे EF के जगह, तो ये डायरेक्ट कितना आ जा रहा है, यहाँ पे 1/4 ऑफ BC आ जा रहा है। बात क्लियर।
यहाँ से हम लोग क्या किए कि EF के जगह 1/2 BC रखे, तो 1/2 गुणे 1/2 BC, तो ये XY का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4 ऑफ BC हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। बात क्लियर। तो ये थेस पर में ध्यान रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी की आधी होती है। तो ये मध्य बिंदु था तो ये तीसरी BC की आधी हो जाएगी, और इसमें ये मध्य बिंदु को मिला रही है तो ये EF की आधी हो जाएगी, यानी कि डायरेक्ट XY जो है क्या हो जाएगा कि 1/4 ऑफ BC हो जाएगा। ठीक, तो आंसर हम लोग का C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। एथेंस पर में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1420 क्या बोला हुआ है, देखिए बोल रहा है यहाँ पे कि पराग ने प्रतिवर्ष 8% साधारण ब्याज के दर से 675 रुपये जमा करता है। यदि पराग बैंक में 5 वर्ष के लिए पैसा रखता है तो उसे कितना ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज है तो SI बराबर आपको पता है क्या होता है, PRT/100। तो कर लीजिए, इससे सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल है 675, रेट कितना है यहाँ पे 8, और 5 साल के लिए रखा है बट्टा 100 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से क्या हो जा रहा है, ये 5 से कटा लेते हैं तो ये 20 × 25 100, 4 दूना 8, 4 × 25 20 हो जाएगा। 5 से कटा लीजिए, 5 × 5 6 हो जा रहा है, यानी कि 5 × 15, 5 × 25 25, तो 135 दूना 270 रुपया उसे ब्याज के रूप में मिलेगा। कितना रुपया मिलेगा, 270। ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर, यानी कितना आ गया 270। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, C हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का आज 20 क्वेश्चन का टारगेट था, हम लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ठीक, तो आप लोग घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए बैठकर। ठीक, और ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फ़ायदा क्या होता है कि उससे आपको पता चलता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी अच्छा से करिए। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और एक अपना लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक, तो चलिए ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।